नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। मित्रों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करेंगे और सबसे पहला जो टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत आगमन जैसे ही यूरोपीय कंपनियों का होता है, वैसे ही हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रारंभ होता है। यानी भारतीय इतिहास के जो तीन कालखंड हैं, उसमें सबसे आधुनिक, जिसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, वहां प्रारंभ होता है। जो भी हमारी परीक्षाएं आगामी है, बीईओ, पीसीएस, आरओ, एआरओ और इसके साथ साथ में यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं, जिन सभी के लिए हमारा ये जो सेशन है हिस्ट्री का, ये कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करेगा और आप तक जो भी जानकारी है हिस्ट्री की, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहला सेशन जो हमारे वीडियो का है, जिसमें हम जो हिस्ट्री है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम माने कि किस प्रकार से आधुनिक भारतीय इतिहास का उदय होता है। तो उदय होने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो बिंदु हैं। सबसे पहला 1707 और दूसरा 1757। तो ये जो 1707 है, इसको औरंगजेब की मृत्यु से जोड़ते हैं और दूसरा जो 1757 है, यह प्लासी का युद्ध। ये दोनों ही एक रेखाएं हैं, दोनों ही ये जो बॉर्डर है, इनसे हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय आधुनिक इतिहास का प्रारंभ होता है। तो ये जो औरंगजेब की मृत्यु है, औरंगजेब की मृत्यु को पहला कारण मानने का ये कारण हो जाता है क्योंकि इसके बाद में कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं था जो दल बल से समृद्ध हो और जिसका शासन पूरे भारत पर वर्चस्व स्थापित करने में सक्षम रहा हो। तो जो भी आगे के जो राजा हैं, जो भी आगे के मुगल शासक हैं, उन सभी में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए यह भी माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता रहा और यूरोपीय अपनी शक्ति, अपनी पृष्ठभूमि मजबूत करते रहे। दूसरे बिंदु की अगर हम चर्चा करें तो 1757 है, ये जो प्लासी का युद्ध है। इस प्लासी के युद्ध में अगर हम चर्चा करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्लासी के युद्ध से भारत में उनका साम्राज्य जो था, उसकी पृष्ठभूमि पड़ चुकी थी, नींव पड़ चुकी थी। और जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है, यह संकेत मिल जाते हैं कि अब भारत में अंग्रेज अपना साम्राज्य स्थापित कर सकेंगे। तो इस प्रकार से 1757 को पहली रेखा माना जाता है और आधुनिक भारतीय इतिहास का इतिहासकारों के द्वारा उदय माना जाता है। तो ये दोनों ही जो तिथियां हैं, इन दोनों ही तिथियों में अलग अलग साहित्यकार अपने मत प्रदान करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसके बाद में आगे कैसे बिंदु हैं। यूरोपीय आगमन के कारण क्या है? अब देखिए, यूरोपीय जो भी अगर कोई विदेशी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अगर हमारे भारत आ रहा है, तो कुछ न कुछ ऐसे कारण रहे होंगे। जो यूरोपीय देश है, वहां पे मांस का सेवन किया जाता है और उसको संरक्षित करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भारत के मसालों का उपयोग किया जाता है। हमारा भारत सोने की चिड़िया प्राचीन वर्ष में कहा जाता है। ये दोनों ही बिंदु हमारे भारत के लिए यूरोपियों के आकर्षण का केंद्र हैं, जो कि अपने आप में अहम है। भारत के व्यापारिक संबंध जो हैं, वो प्राचीन काल से ही यूरोपियों से रहे हैं, जिनका आगे चल करके भी साम्राज्य में आगे चल करके भी लाभ प्राप्त होता है। अब भारत के लिए खोज के लिए की जाने वाली यात्राएं भी देख लेते हैं, किस प्रकार से भारत की खोज की जाती है। ये जो भारत की खोज है मित्रों, ये भारत की खोज यानी इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पूर्व में भारत का अस्तित्व नहीं था। भारत की खोज का मतलब ये हुआ कि भारत के लिए जो यूरोपीय जो शासक हैं, यूरोपीय देश हैं, वो अपना व्यापार स्थापित कर सके। इसके लिए एक मार्ग का खोजना या मार्ग की देखना, इसी के लिए यहाँ पे भारत की खोज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारत की खोज या भारत के लिए पहुंचने के लिए मार्गों की खोज का प्रारंभ 1787 से किया जाता है और इसको बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और बार्थोलोम्यू डियाज जो है, वह भारत की खोज के लिए निकलता है, रास्ते की खोज के लिए निकलता है, लेकिन वह उत्तमाशा अंतरीप तक पहुंचता है, वह भारत तक नहीं पहुंचता। यानी कुल मिलाकर के वह लगभग आधी दूरी तय कर लेता है और उत्तमाशा अंतरीप पर आकर के अपनी सामर्थ्य समाप्त कर देता है। केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप, तूफानी अंतरीप, इन सभी नामों से उत्तमाशा अंतरीप को जाना जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 1487 में यह यात्रा प्रारंभ की गई। इसके बाद में जो बार्थोलोम्यू डियाज है, वह वापस लौट जाता है। इसके बाद अगला जो यात्री है, वो 1492 में स्पेन का यात्री कोलंबस है, वह निकलता है। वह भी भारत के लिए खोज के लिए रास्ते की खोज के लिए निकलता है, परंतु वह रास्ता भटक जाता है और वह अमेरिका पहुंच जाता है। तो ये भी अपने आप में बहुत अहम है।
अमेरिका से भी संपर्क स्थापित हो जाता है। और 1498 जो कि हमारी इन यात्राओं का सार्थक परिणाम होता है और वास्को डी गामा इसी उत्तमासा अंतरीप होकर के भारत पहुंचता है। उत्तमासा अंतरीप के बाद में उसको एक गुजराती नाविक मिल जाता है और जिसका नाम है अब्दुल मजीद, और उसके बाद में कालीकट बंदरगाह जिसके कप्पड़ काबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये बिंदु हैं, इनकी हमने चर्चा की आपके साथ में। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1498 में पुर्तगाली भारत आए और पुर्तगालियों में सबसे पहला जो यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा, और इसी प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं। जो यहाँ से हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तो 1498 में कौन सी आई? सबसे पहली जो कंपनी जो आई, मतलब जो यूरोपीय भारत में आए। देखिए दो चीजों से प्रश्न आता है। सबसे पहला तो कंपनी से, तो कंपनी की आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन सी कंपनी आई। यहाँ पे हम सिर्फ जो नाम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों का जो समय है वो 1498 में भारत में उनका आगमन हुआ, जिसकी चर्चा हमने आपको करी कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। इसके उपरांत डच जो व्यापारी थे 1602 ईस्वी में भारत आए, और उसके बाद में जो तीसरे नंबर पर जो आते हैं यूरोपीय, उनमें अंग्रेज आते हैं जो कि 1608 ईस्वी में भारत में आगमन होता है। इसके बाद में हम देखेंगे डैनिश जो है, डैनिश 1616 में भारत आए, फ्रांसीसी 1664 में भारत आए। तो इस प्रकार से यूरोपियों का भारत आगमन होता है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। इसके बाद में हम देखते हैं कंपनियां किस प्रकार से भारत में कंपनियों का आगमन हुआ। तो यहाँ पे जो कंपनी है एस्तादो दो इंडिया पुर्तगाली कंपनी है। एस्तादो दो इंडिया, ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कंपनी का, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, और यह पुर्तगाली कंपनी 1498 में ही इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में जो दूसरी कंपनी का नाम आता है वो है वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका जो प्रारंभिकरण होता है वो 1602 ईस्वी से। इस्टेब्लिशमेंट कब होता है इसका? 1602 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वह 1600 ईस्वी में होता है, 1600 ईस्वी में भारत आती है। लेकिन जो यूरोपीय हैं वो उनका आगमन 1608 में होता है, अंग्रेजों का। तो इस प्रकार से इस क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद में फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद में डैन ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जो कि 1616, और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस फ्रांसीसी कंपनी है जो कि 1664 में है। तो यहाँ पे दो ही चीजें भिन्न है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, इसमें एक का सन 1602 और दूसरे का 1600। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूरोपीय कंपनियां और यूरोपियों का भारत आगमन होता है, और ये दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑर्डर डिफाइन करने के लिए या क्रम लगाने के लिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो ये समस्याएं थी वो हमने आपकी सॉल्व कर दी। इसके बाद में हम एक एक कंपनी, जैसे पुर्तगाली है, उसके बाद में फिर डच है, ब्रिटिश है, उसके बाद डेनिश है और फ्रांसीसी, इन सभी की चर्चा करेंगे। कौन कौन से युद्ध लड़े गए, किस प्रकार के सामान वह भारत लेकर के आए, कब उनकी भारत से वापसी हुई, इन सभी की चर्चा हम एक एक करके एक एक कंपनी के माध्यम से करेंगे। और जो भी हमारा जो जीएस का पोर्शन है वहां पे हम हिस्ट्री जो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आधुनिक भारतीय इतिहास जो क्रमवार चलेगा, और हम एग्जाम के पूर्व तक ये सारा सिलेबस कवर करा देंगे। तो चलिए आज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फटाफट आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट्स आए, जो भी नोटिफिकेशन आए, वो हम आप तक पहुंचा सकें। फटाफट हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।